सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी पाठमाला का पाठ 3 भालू वाला पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पाठ का परिचय पढ़ लेते हैं। यह पाठ हमें यह संदेश देता है कि मनुष्य इस संसार में आकर अपना पेट भरने के लिए क्या क्या नहीं करता। उसे किसी न किसी तरह पेट की भूख को शांत करना ही पड़ता है। ठीक है, मानव अगर अपने जीवन को सही ढंग से चलाना चाहता है तो उसे अपनी भूख को शांत करना जरूरी है, क्योंकि जब हमें भूख लगती है और हम कुछ खाना खाते हैं तो उसी से हमें हमारे शरीर को पोषण मिलता है, जिससे कि हम अपने जीवन को सुखमय तरीके से जी पाते हैं। ठीक है, तो कहानी को शुरू करते हैं। एक था भालू वाला, उसका नाम था नीलकांत मणि। उसके एक हाथ में डुगडुगी होती और दूसरे हाथ में होती प्यारे भालू की नाक में बंधी डोरी। ठीक है, डुगडुगी यानी कि इस प्रकार की छोटा सा जो डमरू टाइप का होता है उसको ऐसे करके बजाते हैं, वो डुगडुगी होती है। ठीक है, भालू की पीठ पर आराम से बैठी होती लाल मुंह वाली एक नटखट बंदरिया। बंदरिया का नाम था रानी। ठीक है, बंदरिया का क्या नाम था? रानी। डुगडुगी की आवाज सुनकर जब बच्चों की भीड़ जमा हो जाती तब वह भालू वाला अपना झोला उतारकर नीचे रख देता। फिर वह रानी बंदरिया को भालू की पीठ से उतार देता। बस इसके बाद ही खेल शुरू हो जाता। भालू अपने पिछले पैरों पर खड़ा होकर भांति भांति यानी अलग अलग तरह के नाच दिखाता। उसके साथ ही रानी बंदरिया भी नाचती। जब खेल समाप्त होने वाला होता तब रानी बंदरिया के दोनों हाथों में वह भालू वाला एल्युमिनियम की एक थाली पकड़ा देता। रानी बंदरिया हाथों में थाली थामे चारों ओर खड़े लोगों के पास बारी बारी से जाती और मौन रूप से यानी चुपचाप सांकेतिक रूप से ही 2-4 पैसों की मांग करती। पैसा देने की बारी आते ही सभी अपना अपना रास्ता पकड़ते यानी कि जैसे पूरे टाइम तो खेल देखते रहते, मनोरंजन करते रहते, पर लेकिन जैसे ही पैसे देने का नंबर आता तो सब लोग अपने अपने जिस काम के लिए जा रहे होते उस तरफ निकल जाते थे। मतलब उनको देखते भी नहीं, पीछे मुड़ करके भी नहीं देखते थे। मतलब ये भी नहीं देखते थे कि चलो वो पैसे मांग रहे तो मुझे पैसे दें, क्योंकि वो उन्होंने हमारा मनोरंजन किया है तो इसके बदले हमें पैसे देने चाहिए। तो पैसे देने के टाइम पे लोग वहां से चले जाते थे। कुल मिलाकर 8-10 आने पाकर ही नीलकांत मणि को तसल्ली करनी पड़ती। 8-10 आने, ये उस समय की बात है जब पैसे नहीं आने चलते थे। जैसे आज के समय में 1 या 2 रुपया होता है, उसी प्रकार पहले आने चलते थे। तो 10-8 आने पाकर ही नीलमणि को तसल्ली करनी पड़ती थी। रास्ते के किनारे ही हम लोगों का मकान था। ये जो हम लोग बोला है, ये किसने बोला है? ये कहा है लेखक ने। ये पूरी कहानी लेखक बता रहा है। ठीक है, तो लेखक का मकान था। उस भालू वाले की हालत देखकर मेरा दिल भर आया। किसका दिल भर आया? लेखक का। मैं भी 4-6 आने उसके पास भिजवा देता। हमारे मकान के सामने बागान यानी बगीचा के भीतर ही बैठकर नीलकांत मणि अपने दोनों जानवरों के साथ थोड़ी देर तक आराम करता। लेकिन हम लोगों के कुत्तों को देखते ही उसका खून सूखने लगता। मतलब वो उनसे डरता था। इसलिए मैंने अपने घर पर सबसे कह रखा था कि जब भालू वाला आए तब कुत्ते को जंजीर में बांधकर रखा जाए। नीलकांत मणि इस मोहल्ले में दुर्गा पूजा के बाद आया करता था। कब आता था वो? दुर्गा पूजा के बाद आया करता था। मैं देखता कि जब वह आता तो रास्ते के किनारे भीड़ जमने लगती। छोटे बड़े और बूढ़े जवान सभी उसी रास्ते उसे घेर कर खड़े हो जाते। उसके बाद प्यारे भालू दोनों पैरों पर खड़ा होकर नाचता और नीलकांत मणि गाना गाता, नाच रे भालू नाच। मैंने एक दिन पूछा, यह गाना किसने लिखा है नीलकांत? नीलकांत मणि ने हंसकर जवाब दिया, मैंने अपने बाप से ही सीखा है। मैंने और भी बहुत सी बातें पूछी थी। मेरे मन में उसके प्रति बड़ा कौतूहल यानी जानने की इच्छा होती। मैं सोचा करता कि वह साल का बाकी समय कहाँ बिताता है। नीलकांत मणि के साथ घनिष्ठता यानी नजदीकी होने के कारण मैं सारी बातें जान चुका था। ठीक है, बिहार और बंगाल की सीमा पर बसे एक गांव में ही उसका घर था। कौन सी जगह पे था? बिहार और बंगाल की सीमा यानी बॉर्डर के पास में बसा हुआ एक गांव था, उसमें उसका घर था। बाकी समय अपनी खेती बाड़ी में ही लगा रहता था। ठीक है, बाकी समय वो क्या करता था? खेती बाड़ी करता था। जमीन ज्यादा नहीं थी तो जो फसल होती थी वह साल भर के निर्वाह यानी गुजारे के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। यानी जमीन उसके पास ज्यादा नहीं थी, बहुत कम जमीन थी, जिसपे जितना भी अन्न उगता था उतना उसका साल भर नहीं चल पाता था। इसलिए दुर्गा पूजा के बाद वह घर छोड़कर बाहर निकल पड़ता भालू और बंदरियों का नाच दिखाने। नीलकांत मणि ने कहा था, जाड़ा आते ही मैं प्यारे को लेकर निकल पड़ता हूँ। प्यारे कौन? भालू का नाम प्यारे है। ठीक है, प्यारे को लेकर निकल पड़ता हूँ, तब प्यारे ही मुझे खिलाता है। यानी कि वो नाचता है और उसी से पैसे आते हैं, तभी ये खाना खा पाता है। लेकिन प्यारे की तो उम्र बढ़ती जा रही है। वह अगर मर गया तो तुम क्या करोगे? मैं और क्या करूंगा, बस भगवान मालिक है। अब प्यारे जो मतलब भालू है, अब जैसे इंसान है 60-70 साल तक जीते हैं, इस प्रकार जानवर नहीं जीते। ठीक है, कुछ होते हैं जो इंसानों से भी बहुत लंबे समय तक जीते हैं, कुछ होते हैं जो इंसानों से कम समय तक ही जीते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बूढ़ा जो भालू है वो बूढ़ा हो चुका था और वो मरने की कगार, मतलब ऐसा है कि वो मर सकता है कभी भी। तो इस चीज के लिए वो पूछ रहा है,
आशंका जाहिर करते हुए जो लेखक है वो पूछ रहा है कि अगर भालू मर जाएगा तो ये भालू वाला क्या करेगा। तो वो कह रहा है कि आगे भगवान ही मालिक है, मतलब भगवान ही देखेंगे आगे क्या कैसे होगा। इसी तरह मैं बागान में बैठकर उसके साथ गप्पे लड़ाता। नीलकंठ मणि प्यारे और रानी को पास ही बांध देता। हम लोगों का कुत्ता जैक जंजीर से बंधा हमारी बातें सुनता। आखिरकार नीलकांत मणि के साथ हमारे कुत्ते की खूब दोस्ती हो गई। फिर तो जैक को जंजीर से बांधकर रखना नहीं पड़ता था, वह भी प्यारे और रानी के साथ बेहद घुल मिल गया था। ठीक है, अब क्या कुत्ता भी नीलकांत मणि के साथ और उसके जानवर यानी भालू और प्यार जो वो थी बंदरिया थी उसके साथ घुल मिल चुका था, इसलिए अब उसको बांध के नहीं रखते थे, सब लोग आपस में मिलके रहते थे। जब फरवरी का महीना समाप्त होने को था उस समय वह मेरे पास आया और बोला, हुजूर अब मैं गांव जा रहा हूँ, मेरे बदन में अब ताकत नहीं रही, इसके बाद मैं अपने लड़के को ही भेजूंगा, आप जरा उसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब ये जो भालू वाला था वो क्या कह रहा है कि वो अब बूढ़ा हो चुका है, मतलब उसके बदन में इतनी ताकत, उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि वो इतने दूर आकर के यहाँ भालू और बंदरिया का नाच दिखा सके, इसलिए वो अपने लड़के को भेजेगा। और लेखक से कह रहा है कि वो भी जैसे इसका ध्यान रखा है वैसे उसका भी ध्यान रखे। मैंने कहा तुम अपने लड़के को मेरे पास भेज देना, उससे कह देना कि वह मेरे साथ मुलाकात जरूर करे। जरूर कह दूंगा हुजूर। यह कहकर नीलकांत मणि ने मुझसे विदाई ली और उस वर्ष के लिए चला गया। ठीक है, 1 साल के लिए वो चला गया। मैंने सोचा भी नहीं था कि उसी नीलकंठ मणि के साथ मेरी फिर मुलाकात होगी, वह भी ऐसे अनूठे ढंग से। इसलिए हठात यानी अचानक जिस दिन मैंने फिर डुगडुगी बजाने की आवाज सुनी तो मैं हैरत में पड़ गया। वहीं पहले वाली जानी पहचानी डुगडुगी और वही गाना, नाच रे भालू नाच। रास्ते पर चलता चलता मैं रुक गया। चारों ओर लड़के लड़कियां और बूढ़े जवान सभी भीड़ लगाए खड़े थे। मैं भी अपने कौतूहल को रोक नहीं पाया। मैंने भीड़ के भीतर जाकर उचक कर देखा और वहां एक कम उम्र का लड़का खेल दिखा रहा था। मैं समझ गया कि वह नीलकांत मणि का लड़का ही है। रानी बंदरिया दोनों हाथों में टूटी थाली लिए जब मेरे पास आई तब मैंने 1 रुपए का नोट उसकी थाली में डाल दिया। यह देखते ही भालू वाले का लड़का आश्चर्य से मेरा मुंह ताकने लगा। ठीक है, उस समय क्या होता था, जब आने चलते थे उस समय रुपए की बहुत बड़ी कीमत होती थी। ये समझ लो जैसे कि आज के समय में जहां आप 1 रुपया लेने जाओ और वहां आपको कोई 100 रुपए या फिर 1000 का नोट दे दे तो आपको कितना अचरज होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार वहां पे जब जहां पे लोग 1 आने 2 आने देते हैं वहां कोई 1 रुपए का नोट दे रहा है यानी 1000 रुपए दे रहा है, तो इस बात के लिए उसे अचरज हो रहा है। रानी बंदरिया दोनों हाथों में टूटी थाली लिए जब मेरे पास आई, यह देखते ही भालू वाला लड़का आश्चर्य से मेरा मुंह ताकने लगा। 1 रुपए का नोट पाने का उसने शायद कभी सपना भी नहीं देखा था। ठीक है, मैंने भीड़ छटने पर भालू वाले के लड़के से पूछा, तुम नीलकांत मणि के लड़के हो ना? लड़के ने कहा, हाँ हुजूर। मैंने पूछा, तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? लड़के ने कहा, वह मर गया हुजूर। यह कहते कहते उसकी जीभ लड़खड़ा गई। मैंने पूछा, क्या तुम्हारे पिता ने मेरे बारे में तुमसे कुछ बताया था? लड़के ने कहा, हाँ हुजूर, मैं अपने पिता के मुंह से सब कुछ सुन चुका हूँ। तुम्हारे पास चले आना, तुम कलकत्ते में नए आए हो। तुम हमारे पास चले आना, तुम कलकत्ते में नए आए हो, किसी को भी जानते पहचानते नहीं, इसलिए यहाँ वहां मत रुकना, कोई तुमसे रुपए पैसे छीन ले सकता है। मैंने उसे समझाया। लड़के ने कहा, आपकी बहुत मेहरबानी हुजूर, तो फिर चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखा देता हूँ। इतना कहकर उस लड़के को अपने साथ लिया और घर की ओर कदम बढ़ाने लगा। पीछे पीछे भालू भी आने लगा और उसकी पीठ पर बैठी हुई रानी बंदरिया भी। चलते चलते जब हम घर के सामने आए तब अचानक एक घटना घट गई। हम लोगों को देखते ही अंदर से हमारा कुत्ता जैक भौंकने लगा। देखते ही देखते लोहे की मोटी जंजीर तोड़कर उसने भालू के ऊपर हमला कर दिया। उसने भालू के सिर को अपने जबड़ों से पकड़कर उसकी खाल ही उधेड़ डाली यानी नोच डाली। अब मेरे हैरान होने की बारी थी। भालू की खाल उगड़ते ही उसके भीतर से नीलकांत मणि निकल आया। नीलकांत मणि तुम? मैंने जैक को दोनों हाथों से जकड़ रखा था। नीलकांत मणि मुझे देखते ही फूट फूट कर रोने लगा। मैंने उसे शांत करते हुए पूछा, यह क्या हुआ नीलकांत मणि? तुम भालू बनकर नाचते फिर रहे हो? नीलकांत मणि ने मेरे पैर पकड़ लिए। उसने कहा, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, हमारे प्यारे मर चुका है, यानी भालू जो है उसकी मृत्यु हो चुकी थी। नया भालू खरीदने लायक रुपए भी मेरे पास नहीं है, इसलिए खुद भालू बनकर रोजगार करने निकला हूँ। आप देख सकते हैं कि जो इंसान की भूख है वो इंसान से क्या क्या करवा देती है। लोगों को ठगने का मेरा इरादा नहीं था, लेकिन पापी पेट के लिए मुझे यह सब करना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर। यानी कि जो लोगों को ठगना नहीं चाहता था, मतलब लोगों को झूठ बोलकर पैसे कमाना नहीं चाहता था, पर लेकिन वो करे क्या, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक नया भालू खरीद सके। ठीक है, इसलिए उसे ये सब करना पड़ा। अगर भालू नहीं होता तो खाली बंदरिया का नाच देख के कोई पैसे नहीं देता। ठीक, मैं उसकी बात सुनकर समझ नहीं पाया कि मैं हंसूं या रोऊं। मैंने 100 रुपए का एक नोट निकाल नीलकांत मणि को दे दिया और कहा, भालू की खाल तो मेरे कुत्ते के साथ ही फटी है।
भालू की खाल तो मेरे कुत्ते के कारण ही फटी है, ये रुपए लेकर एक नया भालू खरीद लो। उसके बाद नीलकांत मणि के साथ मेरी कभी भी मुलाकात नहीं हुई, वही थी आखिरी मुलाकात। उसका लड़का भी फिर कभी खेल दिखाने के लिए नहीं आया। ठीक है, तो इस कहानी के रचनाकार हैं विमल मित्र। ठीक, और इस कहानी में आपने देखा कि जो भूख है वो इंसान से क्या कुछ नहीं करवा देती है, उसे झूठ बोलने पर भी मजबूर कर देती है। तो ये पार्ट आपको मैंने पूरा समझा दिया। अब आप इसका अभ्यास बड़े ही आराम से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको इसका अभ्यास करने में कोई परेशानी या कठिनाई हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।